हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा के वाणिज्य विभाग में पदस्थ अतिथि सहायक प्राध्यापक। आज का हमारा टॉपिक है फेमा। फेमा से हम इसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इसका पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैनेजमेंट एक्ट 1999। हिंदी में इसको कहते हैं विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999। भाई, किसी भी चीज़ को की शुरुआत कहाँ से हुई जानने के लिए हमको उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए उसकी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं कि भाई फेमा को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। फेमा से पहले फेरा था, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। भाई, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय व्यवहारों पर उन नीतियों के अंतर्गत नियंत्रण करता है जिन्हें केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की सहमति से तैयार करती है। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम या फेमा विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम या फेरा के स्थान पर लाया गया है। 1993 में जब आर्थिक उदारीकरण अपनाया गया था, उस समय विश्व अर्थव्यवस्था के अधिक नज़दीक आने के उद्देश्य से विदेशी विनिमय और विदेशी व्यापार से संबंधित नियमों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। केंद्र सरकार ने फेरा में परिवर्तन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया, जिसकी अनुशंसा के आधार पर संसद में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम बिल 1994 में प्रस्तुत किया गया। इसे लोकसभा में कब पारित किए गए? जब 1999 में। उसके बाद राज्यसभा में 8 दिसंबर 1999 को पारित किया गया। फिर यह अधिनियम लागू हो गया। 1 जून 2000 से लागू कर दिया गया पूरे इंडिया में, भारत में। इस अधिनियम में कुल 49 धाराएं हैं तथा यह 7 अध्यायों में विभाजित है। भाई, फेरा क्या था, थोड़ा बहुत हम जानेंगे फेरा को, तब हम जान पाएंगे कि फेमा क्यों लाया गया। फेमा, जिसको हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आया था 1973 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1974 में। ठीक, भारत में यह कानून पारित क्यों किया गया? कुछ प्रकार के भुगतान, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के लेन देन और विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर जो अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले लेन देन पर सख्त नियम लागू करना था। यह विधेयक भुगतान और विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। फेरा को ऐसे समय में पेश किया था जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था। विदेशी मुद्रा एक दुर्लभ वस्तु थी उस समय, इसलिए फेरा ने इस धारणा को आगे बढ़ाया कि भारतीय निवासियों द्वारा अर्जित सभी विदेशी मुद्रा भारत सरकार के थे और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के समक्ष एकत्र और आत्मसमर्पण करना पड़ा था। फेरा ने मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति नहीं दिए गए सभी लेन देन पर क्या किया था? रोक लगा दिया था। एक तरह से फेरा का काम था रेगुलेशन लगाना, रोक टोक करना, दुनिया भर के नियम कानून लगाना, जिससे कुछ उद्योगपतियों को वो खुश नहीं थे इस चीज़ से कि उनको बहुत क्या कहना चाहिए, वो कानून उनके लिए कठोर होते जा रहा था, जिस कारण ये नतीजा लिया गया कि 1999 में शीतकालीन सत्र में
इस फेमा को लागू किया जाए। इसको लागू करने का श्रेय जाता है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जो कोका कोला था वो 1977 तक भारत का क्या था, बहुत प्रमुख सॉफ्ट ड्रिंक था। लेकिन जब उसने भारत छोड़ा, क्यों छोड़ा? फेरा के कारण। वो फेरा क्योंकि जो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक है वो यहाँ की नहीं है। तो जिसके बाद नई सरकार ने कंपनी की विदेशी मुद्रा नियम फेरा की आवश्यकता के अनुसार भारतीय इकाइयों की अपनी हिस्सेदारी कमज़ोर करने का आदेश दिया। ठीक, इससे क्या हुआ? 1993 में जो भारत में उदारीकरण नीति अपनाई गई, उसके बाद पेप्सिको से वह फिर लौट आया। पेप्सिको के साथ फिर भारत में यह चीज़ लौट आया। यही सब के कारण जो दिक्कत हो रही थी, जो प्रेशर हो रहा था फेरा के रेगुलेशन से, इसीलिए फेरा को स्विच करके क्या लाया गया? फेमा लाया गया। फेरा क्या था? बहुराष्ट्रीय नियमों के विस्तार जैसे गतिविधियों को प्रतिबंधित करने में सफल नहीं रहा। कुछ ऐसी गतिविधियां थी जो ग्लोबल वर्ल्ड में दिक्कत दे रही थी। कुछ नियम कानून थे, उसको वो रोक नहीं पा रहा था। इस कारण फेरा को स्विच किया गया। 1991 से 1993 में फेरा को दी गई रियायतों से पता चला कि फेरा बेमानी बनने के कगार में है। मतलब उस कठोर रेगुलेशन से इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था उतने अच्छे से। जो उसने रियायतें दी थी वो एक तरह से उसको डुबाते जा रहा था, उस एक्ट को ख़राब करते जा रहा था। इसलिए 1993 में फेरा में संशोधन के बाद यह तय हुआ कि फेमा एक्ट बनेगा। ऐसा भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण को स्थिर करने के लिए किया गया। फेरा को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में निरस्त कर दिया गया। जो फेरा था उसको 1998 में निरस्त किया गया। फिर 1999 में फेमा को लाया गया। इससे क्या हुआ? जो विदेशी मुद्रा नियंत्रण और विदेशी निवेश था उस पर जो प्रतिबंधी था उसको थोड़ा लिबरल किया गया, उदार बना दिया गया था। जो व्यवसाय व्यक्तियों और सरकारों द्वारा विदेशी मुद्रा और अन्य ऋण उपकरणों की जो खरीदी और बिक्री विदेशी मुद्रा बाजार में होती थी, काफ़ी प्रतिस्पर्धी होने के अलावा यह बाजार दुनिया के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे तरल बाजार भी बन गया। यह लगातार परिवर्तन और नवाचार से गुजरता है, जो किसी देश के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। उन्हें अधिक जोखिम का पर्दाफाश कर सकता है। भाई, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को प्रबंध करके चल रहे हैं, तो जो जोखिम है उससे आप बच भी सकते हैं। जोखिम को कम करने और उनसे बचने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार का प्रबंधन आवश्यक है। जो आप विदेश में मुद्रा लगा रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रबंध करना ज़रूरी है। प्रबंध यानी मैनेज करना ज़रूरी है। हर फील्ड को आपको देखना ज़रूरी है, तभी आप जो जोखिम है उसको कम कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक लेन देन के व्यवस्थित काज की दिशा में काम करेगी, जो उनके विदेशी मुद्रा बाजार को भी विकसित कर सकता है। भाई, जो केंद्रीय बैंक है हमारा RBI है, वो भाई हमारे लेन देन की व्यवस्था में काम करेगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमको दूसरे जगह निवेश करना है तो हमको वहाँ की करेंसी को अपनाना है। तो भाई एक्सचेंज करोगे तभी तो आप अपने ही क्योंकि जो हमारा करेंसी रेट होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। करेंसी रेट का भी मूल्य चेंज होते रहता है समय के साथ। तो इसलिए विदेशी बाज़ार में चाहे फेरा हो या फेमा क्या कर रहा था, ये
विदेशी मुद्रा के प्रबंधन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण कर रहा था। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा रखना ज़रूरी था। फेमा ने बाहरी व्यापार के लिए लेन देन करने और आसान बनाने के लिए काम किया। बाहरी व्यापारी के लिए चालू खाते से जुड़े लेन देन को अब आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। जो चालू खाता था उसको आरबीआई से परमिशन नहीं लेना पड़ता था बाहरी व्यापार के लिए। विदेशी मुद्रा में सौदों की विनिमय करने के बजाय प्रतिबंध किया जाना था। भाई जो भी एक्सचेंज था उसको प्रतिबंध करना था। जो विदेशी मुद्रा का जो सौदा हो रहा था उसको प्रतिबंध करना था। फेमा के लिए स्विच राजधानी के लिए मामले से सरकार की ओर परिवर्तन से पता चलता है। अब जानेंगे हम फेमा के उद्देश्य क्या क्या थे। पहला है भारत में विदेशी पूंजी की प्रविष्टि का नियमन करना। भाई जो आपकी विदेशी पूंजी है उसको पहचानना और उसके लिए नियम बनाने का काम था फेमा का। दूसरा है भारत में विदेशियों को रोजगार का नियमन करना। भारत में जो विदेशी बाजार लगाना चाहते थे, जो विदेश से आकर भारत में काम करना चाहते थे या रोज़गार पाना चाहते थे, उनके लिए नियमन बनाना या कानून बनाना या मैनेजमेंट करना फेमा का काम था या उद्देश्य था। तीसरा है विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना था। जो फॉरेन एक्सचेंज था उस दर में, फॉरेन एक्सचेंज में यानी हमारा जो करेंसी है वो बाहर जाके उस करेंसी का प्राइस कुछ फिक्स्ड हो जाता है। उस एक्सचेंज को एक उसमें स्थिरता लाना विदेशी विनिमय प्रबंध का काम था, उद्देश्य था। चौथा है विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियंत्रण करना। यानी जो फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा आप जो क्रय और विक्रय कर रहे हो उसमें कंट्रोल करना फेमा का उद्देश्य था। अगला है विदेशों को होने वाले भुगतानों का नियमन करना। जो विदेश में भुगतान की जा रहे हैं, जब आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो या फिर लोन ले रहे हो, तो उसका जो भुगतान है उसके लिए जो नियम था वो फेमा ही बनाती थी। फेमा का ये उद्देश्य रहता था कि वो उस भुगतान को सही ढंग से करे। अगला है भुगतान संतुलन की विषमता को दूर करना। जो भुगतान करते समय कई बार कुछ गलतियां हो जाती थी, उसको कंट्रोल करना, उसको संतुलित करना, स्टेबल करना, ये भी फेमा का उद्देश्य था। अगला है विदेशी बलों में होने वाली हेरा फेरी। जो विदेशी बिल था भाई उसमें कई बार हेरा फेरी होती थी, उसको रोकना भी फेमा का उद्देश्य था। देशों में विनिमय साधनों का अनुरक्षण करना। यानी जो देश के विनिमय साधन है या एक्सचेंज साधन है उसका अनुरक्षण करना या उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी फेमा का उद्देश्य था। आखिरी है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करना। भाई फॉरेन एक्सचेंज से क्या होगा, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन में आप जाके मार्केट में वस्तु बेचेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे, तो वहाँ से जो आप आय अर्जित करेंगे वो हमारे देश के लिए क्या है, एक तरह से फ़ायदेमंद है। इसीलिए विदेशी व्यापार को भी, और विदेश से कोई अगर हमारे देश में आके व्यापार करे तब भी हमको फ़ायदा होता है, क्योंकि भाई हमको उससे क्या है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो इसलिए विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन करना फेमा का काम था। तो थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।